दिल्ली के एक फ्लैट में एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और अगले पल एक औरत जमीन पर गिरी पड़ी होती है। वो आदमी जिसने गोली चलाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि कांग्रेस का यूथ लीडर था। और जिस औरत पर गोली चलाई गई वो थी उसकी खुद की पत्नी। अब इससे डिस्टर्बिंग क्या ही हो सकता है? इससे भी बदतर होना तो अभी बाकी था। नफरत, डर और इज्जत के चलते वो अपनी पत्नी की लाश को रेस्टोरेंट वाले तंदूर में जला देता है। पर ऐसा ब्रूटल क्राइम करने के पीछे आखिर क्या ही वजह हो सकती है, ये जानने के लिए आपको चलना होगा 1970 से 1990s की दिल्ली पॉलिटिक्स में, जब आपको पॉलिटिशियन बनने के लिए चाहिए होता था तो दम, दिखावा और ऊपर तक पहुंचने की चाहत। और हमारे सुशील शर्मा में ये तीनों चीजें थी। जो वैसे तो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का था जिसके फादर बैंक में काम करते थे, पर उसकी ये बड़ा बनने की चाहत ने उसके कदम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा दिए थे। और फिर 1977 की कॉलेज पॉलिटिक्स में उसने अपने ओपोनेंट्स के पोस्टर्स फाड़ने शुरू किए और अपने लगाता चला गया। और इसीलिए लोगों ने उससे चक्कू मार कहना शुरू कर दिया, इज्जत से नहीं, डर से। 1989 तक आते सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बन चुका था, क्योंकि अपनी अग्रेसिव पहचान और स्ट्रीट लेवल वाली प्रेजेंस से अब वो कांग्रेस पार्टी की गुड बुक्स में था। अब जितने ओपनली सुशील शर्मा के पोस्टर सड़कों पर लगे थे, उतनी ओपन और पब्लिक उसकी पर्सनल लाइफ कतई नहीं थी। पर्सनल लाइफ को बहुत ही छुपा कर रखता था, और ऐसा ही एक बड़ा राज जो उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था वो थी उसकी शादी। 1989 में इसी पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुए एक रिलेशनशिप को सुशील शर्मा शादी में तब्दील कर देता है। अप्रैल 1993 बिरला मंदिर दिल्ली में एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम था नैना सानी। लेकिन सुशील ने शादी दुनिया से छुपाना सही समझा। अपने क्लोज दोस्तों से कहता था कि जब पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा नाम कर जाऊंगा ना, तब नैना को सबके सामने लेकर आऊंगा। उसके लिए ये रिश्ते का बाहर आना एक पॉलिटिकल रिस्क था, पार्टी और पब्लिक इमेज को लेकर, क्योंकि अगर आप बैचलर हो तभी आपकी छवि को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा सीरियसली लिया जाता था। तो यही पॉलिटिकल छवि खराब ना हो, इन सब के चलते सुशील ने नैना को हमेशा प्राइवेट ही रखा। पर वही नैना साहनी की एक अलग कहानी थी। एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ मेड और आउटस्पोकन वुमन थी। NSUI पार्टी की ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वीनर रह चुकी थी और आगे चलकर 1989 में दिल्ली यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी बनी, जहां वो सुशील शर्मा से भी मिली। उसका सपना था अपने दम पर नाम कमाना, ना कि किसी के पीछे छुपकर या दबकर रहना। पर सुशील शर्मा के लिए नैना एक लव पार्टनर कम एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन ज्यादा थी। लेकिन सुशील की ये कैलकुलेशंस तब बिखरने लगी जब नैना ने महसूस किया कि इस छुपी शादी में उसका पॉलिटिक्स का सपना, उसकी पहचान, सब कुछ शर्मा के कंट्रोल और ईगो के नीचे दब रहा है। तो इसी को लेकर उनके बीच इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता गया। रोज के झगड़े, यहाँ तक कि र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि सुशील का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात का भी शक था नैना को। ऊपर से शादी की इसी बढ़ती आग में घी डालने का काम किया नैना के एक पुराने रिश्ते ने, मतलूब करीम। ऑल्सो ए यूथ कांग्रेस वर्कर जिसके साथ नैना कॉलेज के दिनों से ही रोमांटिक रिलेशनशिप में थी और बाद में दोनों कोलीग्स भी रहे कांग्रेस पार्टी में। पर तब नैना ने मतलूब से अपने इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका कहना था कि रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से उसके घर वाले ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। और तभी वहां से कट ऑफ होने के बाद सुशील और नैना के बीच नजदीकियां बढ़ी और इवेंचुअली शादी में तब्दील हुई। अब प्रेजेंट जब नैना अपनी शादी से बहुत परेशान हो चुकी थी तो उसने अपने फॉर्मर लवर मतलूब को याद किया और मतलूब से जॉब और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के ऑप्शंस के लिए बात करनी शुरू कर दी। और कैसे सुशील उसे दारू पीकर मारता, गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक कर दिया करता, ये सब भी शेयर करती। और एलिजिडली इस बात की भनक सुशील शर्मा को भी थी कि नैना ने दोबारा मतलूब से बात करनी शुरू कर दी है और वो इस बात से ऑलरेडी गुस्सा था। और यही नैना की जिंदगी में मतलूब की दोबारा एंट्री, नैना की आजादी और सुशील का ऑब्सेशन, सब कुछ एक ही रास्ते पर मिलने वाला था, बर्बादी का रास्ता।
2 जुलाई 1995 संडे करीब रात के 8:15 बजे दिल्ली के गोल मार्केट वाले रेंटेड फ्लैट में नैना सानी घर में अकेली थी। अल्कोहल पीते पीते फोन पे किसी से बात कर रही थी। तभी फ्लैट का दरवाजा खुलता है। सुशील शर्मा पार्टी मीटिंग से सीधा घर आया था और ये देखते ही नैना ने तुरंत फोन का रिसीवर नीचे रख दिया बिना कुछ बोले। और यही था वो पल जिसने आने वाले कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल कर रख दिया। सुशील ने फोन के पास जाकर तुरंत फोन का रीडायल बटन दबाया और जैसे ही लाइन कनेक्टेड होती है दूसरी तरफ से एक मेल आवाज आती है और सुशील ने झट से वो आवाज पहचान ली क्योंकि वो आवाज थी मतलूब करीम की, वही नैना का एक्स लवर और अब दोस्त। पर सुशील की नजर में ये दोस्ती नहीं, धोखा था, बेवफाई थी। उसके दिमाग से कुछ पल के लिए पॉलिटिकल इमेज, पार्टी एम्बिशन सब कुछ गायब सा हो गया। सिर्फ एक चीज बार बार घूम रही थी, शक, जो सुशील को पहले से ही होता आ रहा था कि शायद नैना और मतलूब का फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया है। और उस दिन उस शक को नफरत में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। दोनों के बीच इस बात को लेकर गंदी वाली बहस छिड़ जाती है और उस वक्त सुशील के पास था उसका लाइसेंस्ड .32 कैलिबर का रिवॉल्वर और उसी बहस और गुस्से में वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और नैना साहनी पर 2 गोलियां चला दी। एक नैना के सिर में जाके लगी, दूसरी नेक में। नैना साहनी की वहीं जमीन पर गिरते ही मौत हो जाती है। और इस बात का अफसोस उस वक्त सुशील को हुआ या नहीं ये तो मालूम नहीं, पर एक सवाल जरूर तुरंत उसके दिमाग में आया कि अब इस लाश का क्या करना है। ना वो लाश को घर में ऐसे छोड़ सकता था, ना ही पुलिस को कॉल कर सकता था और ना ही किसी दोस्त करीबी को बता सकता था। सुशील शर्मा ने तुरंत नैना की डेड बॉडी को एक बेडशीट में लपेटा और उसे प्लास्टिक से रैप कर दिया। फिर उसने घर का डोर लॉक किया और बॉडी को अपनी मारुति 800 कार में डालकर निकल पड़ा। स्पेकुलेटिवली पहले तो ITO यमुना रिवर के ब्रिज पर पहुंच के उसने सोचा कि वहां से बॉडी को गिरा देता हूं, बट ट्रैफिक और पब्लिक होने की वजह से उसने प्लान B सोचा। और तब उसने बॉडी को लेकर एक ऐसा डिसीजन लिया जो इस मर्डर को सिर्फ कत्ल ही नहीं, एक ऐसा क्राइम बना देता है जो दिल्ली की हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो बॉडी को ले जाता है बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट, जो अशोक यात्री निवास होटल कॉम्प्लेक्स कनॉट प्लेस के अंदर बना हुआ था, विच इज ओन्ड बाय इंडियन टूरिज्म, सरकार के अंडर आता था। बट सुशील कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उस रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहा था, सो ही वॉज लाइक ए पार्शियल ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट। रात के करीब 10:15 बजे सुशील वहां पहुंचा और एलिजिडली रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बाहर बुलाकर स्टाफ, कस्टमर्स समेत पूरे रेस्टोरेंट को खाली करवाने बोला। और जैसे ही रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली हो गया, एक टारपोलिन से नैना की बॉडी को कवर करके सुशील शर्मा और केशव ने मिलकर उस बॉडी को कार से उठाकर रेस्टोरेंट तक पहुंचाया, जहां था एक क्ले से बना हुआ बड़ा सा देसी तंदूर जिसमें कबाब, नान और पनीर टिक्का वगैरह बनाए जाते थे। और फिर सुशील ने नैना की बॉडी को उस तंदूर के अंदर डाल दिया। हालांकि बॉडी तंदूर के अंदर पूरी तरह से फिट नहीं आ रही थी, बॉडी का जो धड़ था वो बाहर वाली साइड पे था और उसके ऊपर से सुशील रेस्टोरेंट में पड़ा घी उस तंदूर में डालकर उस लाश को जलाता रहा। और जब घी कम पड़ गया तो केशव से 500 ग्राम बटर बाहर से मंगवाया और तंदूर में डाल दिया ताकि आग चलती रहे, पर वो भी काफी नहीं पड़ा तो रेस्टोरेंट में पड़े कुछ पेपर्स भी तंदूर में डाल दिए, जिससे रात के करीब 11 बजे किचन की चिमनी से एक गाढ़ा गहरा काला धुआं, फ्लेम्स बाहर उठनी शुरू हो जाती हैं, जिसे रेस्टोरेंट के बाहर पेट्रोलिंग कर रहा कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू देख लेता है और वजह जानने के लिए वो होटल प्रेमिसेस में बगिया रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश भी करता है, पर वहां उसे सुशील शर्मा खुद बाहर ही रोक लेता है, ये कहते हुए कि हम तो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के पोस्टर्स जला रहे हैं। और ये सुनते ही पार्शली कन्विंस्ड होकर कांस्टेबल वहां से चला जाता है। बट जब एक बार फिर से एक सब्जी बेचने वाली अनारो देवी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, आग आग, तो कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू विद होमगार्ड चंद्रपाल अशोक यात्री निवास होटल के पास दोबारा पहुंचते हैं और आग कुछ ज्यादा ही बढ़ते देख रियलाइज करते हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो इस बार वो सीधा बगिया रेस्टोरेंट की बैक साइड से वॉल को लांद देते हैं और जैसे ही फाइनली अंदर एंटर करते हैं तब वो जो दृश्य सामने पाते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं भुला सकते।
पूरे किचन में काला धुआं और जलते हुए मांस की स्मेल आ रही थी। जहां एक तंदूर में टिक्के बनते थे, वहां केशव कुमार लकड़ियां डालकर कुछ अजीब सी चीज तंदूर में जला रहा था। जब ध्यान से देखा तो कुछ इंसानी बाल और धड़ ऊपर वाला हिस्सा तंदूर की बाहर की ओर दिख रहा था, जिसके हाथ और पैर दोनों ऑलमोस्ट जलकर खत्म हो चुके थे। पेट की आंतड़ियां बाहर को बिखरी थी और पास में पड़ा था एक खून से सना हुआ टारपोलिन। सुशील शर्मा भी वहां रेस्ट्रो गेट के पास खड़ा था, पर पुलिस बैकअप आने से पहले ही वो किसी तरह वहां से भाग गया और रेस्ट्रो का मैनेजर केशव कुमार वहां मौके पर ही पकड़ा गया। अब आधी जली हुई फिलहाल अनआइडेंटिफाइड बॉडी को फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया और 5 जुलाई 1995 को मतलूब करीम, द एक्स लवर ऑफ नैना सानी, उसने बर्न्ड बॉडी का नोज और हेयर देख के आइडेंटिफाई कर लिया एंड लेटर डीएनए एविडेंस की बदौलत ये फुल्ली क्लैरिफाई हो गया कि यस, दिस बॉडी इज ऑफ नैना सानी। और मीडिया ने इस केस को नाम दिया द तंदूर कांड। अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट। बॉडी को देखकर इनिशियल असेसमेंट में तो यही लग रहा था कि एक्सटेंसिव बर्न्स, जलने के कारण मौत हुई होगी। वहीं 3 जुलाई 1995 लेडी हेडिंगे मेडिकल कॉलेज में की गई फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही थी कि नैना की बॉडी को काटा गया होगा जब वो जिंदा बट अनकॉन्शियस स्टेट में थी और इवेंचुअली एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक के कारण उसकी मौत हुई। अब इन्वेस्टिगेटर्स इस फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि सुशील के गोल मार्केट फ्लैट से बगिया रेस्ट्रो आने तक जो सबूत मिले थे, केशव का कन्फेशन, मतलूब की स्टेटमेंट, सुशील के फ्लैट से मिले बुलेट केसिंग्स, दीवार में छेद, ये सब एविडेंसेस इस पोस्टमार्टम से मैच नहीं कर रहे थे। तो इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को देखते हुए सेकंड पोस्टमार्टम करवाया गया और उसमें फाइनली आया कि कॉज ऑफ डेथ 2.32 कैलिबर की बुलेट्स लगने से हुई थी, वन इन द हेड एंड अदर इन द नेक। और बॉडी को तंदूर में जलाया तो सबूत मिटाने के लिए था। और इस बात की कंफर्मेशन बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने भी दी कि ये वही .32 कैलिबर की गोली है जो सुशील शर्मा की जब्त की गई लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से चली। एंड एक्चुअली चलाई तो 2 से ज्यादा गोलियां थी, प्रोबेबली 3, जिसमें से 2 जाकर नैना साहनी को लगी और एक एसी के प्लाईवुड में। पर सेकंड पोस्टमार्टम में भी ये बात तो स्टिल अनक्लियर रही कि बॉडी को तंदूर में डालने से पहले हाथ पांव को चॉप किया गया टू फिट इन द तंदूर, या फिर तंदूर में डालने के बाद हाथ पांव एक्सट्रीम हीट की वजह से कट गए। वहीं दूसरी तरफ सुशील शर्मा फरार हो चुका था। मर्डर की रात को तो वो गुजरात भवन में रुका अपने लिंक्स की बदौलत। वहां से सीधा जयपुर चला गया, जहां से एलिजिडली वो बॉम्बे गया, देन टू चेन्नई। और चेन्नई में रहते तुरंत उसने एक लॉयर हायर किया, मिस्टर एस अनंत नारायणन। और यहां से स्टोरी को एक नया मोड़ देने की जानबूझकर कोशिश की जाती है। अपने लॉयर के साथ वो चेन्नई से तिरुपति माता टेकने जाता है कार में और अपने सिर और मूंछों का मुंडन करवा लिया एंड इवेंचुअली बेंगलोर में जाकर 10 जुलाई 1995 को वो खुद सरेंडर कर देता है। पहले तो उसने पुलिस के सामने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वाला, ये तो राइवल्स की चाल है वाला कार्ड खेला और मैं तो मर्डर के टाइम दिल्ली में था ही नहीं, तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। बट जब फोरेंसिक्स, बैलिस्टिक्स, कन्फेशंस सब रिपोर्ट्स उसके खिलाफ थी तो ट्रायल कोर्ट ने उसे गिल्टी ठहराया और सुशील शर्मा को 302 मर्डर, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत फांसी की सजा सुनाई और केशव कुमार को 7 साल की जेल। 2007 दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस की सजा बरकरार रखी। वहीं जब 2013 सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया तो डेथ सेंटेंस घटाकर उम्र कैद की सजा कर दी गई, ये कहकर कि इसका कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है कि सुशील ने बॉडी को चॉप किया हो और इससे पहले सुशील का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। तो 23 साल जेल में बिताने के बाद 21 दिसंबर 2018 सुशील शर्मा को फाइनली तिहाड़ जेल से रिलीज कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करने के बाद कोर्ट ने सही फैसला दिया? और अभी जेल काटने के बाद सुशील शर्मा का एक रीसेंट इंटरव्यू भी बाहर आया था, मैं जरा सी क्लिप चला देता हूँ। इसको तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बातें सामने आई, इसमें कहा जाता है कि टुकड़े किए गए, उसका तंदूर में जलाया गया, काफ़ी चीज़ें आई। सर वो टुकड़े वाली बात तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया कि उसके बॉडी के कोई टुकड़े नहीं हुए थे। क्राइम जैसे हो जाए, जब हो जाए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्राइम भी कभी नहीं मतलब क्राइम आगे नहीं बढ़ेगा, और जितना आपसे हो गया उसकी आप सज़ा भुगतेंगे, जुर्माना जो होगा। तो क्या आपको गिल्ट या कोई पश्चाताप की भावना दिखाई दी या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी हम मिलेंगे ऐसी ही एक और अनोखी ट्रू क्राइम स्टोरी लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।